नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या किसी सड़क को अनिश्चित काल के लिए जाम किया जा सकता है? इस सवाल पर आज भी बहस हुई और अब अगली बहस 7 दिसंबर को होगी। यानी तब तक किसान आंदोलन को हटाने के मामले से राहत ही मिल गई है। इस आंदोलन के मुद्दों से ज्यादा इसके लंबा चलने और हटाने को लेकर बहस हो रही है। लेकिन किसान आंदोलन के वकील दुष्यंत दवे ने आज फिर कहा कि वे सड़क जाम नहीं करना चाहते, किसानों को रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिर कुछ लोग रामलीला मैदान और जंतर मंतर में घर बना लेंगे, क्या इस आधार पर आप प्रदर्शन नहीं करने देंगे? उनकी इस बात से जवाब मिल सकता है, मिलता हुआ लग रहा है कि किसान सड़क पर क्यों हैं, रामलीला मैदान में क्यों नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच बातचीत बंद है। किसान नेता और उनके वकील दुष्यंत दवे अदालत और अदालत से बाहर कहते रहे हैं कि सड़क किसानों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद की है। दुष्यंत दवे ने कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया था कि विरोध प्रदर्शन नहीं हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आज अदालत ने अपनी पुरानी टिप्पणी में संशोधन भी किया और कहा कि मामला विचाराधीन हो तब भी विरोध करने का अधिकार है। पिछले साल से किसान रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो वहां भी कोरोना के लिए अस्थायी अस्पताल बना हुआ है। किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 के सर्विस लेन को खोल दिया। उनके अनुसार पुलिस ने बंद किया था, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। सभी किसान भाई चाहते हैं कि रास्ता खुले और दिल्ली की तरफ जो है हम यहाँ से पूछ रहे हैं। हमको ये जो भाई पुलिस खड़े हैं इनसे भी कहना चाह रहे हैं कि भैया रास्ता खोल दो। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बैरिकेड किसने लगाए हैं, किसानों ने लगाए हैं कि पुलिस ने लगाए हैं? सड़क पे कील किसने लगाई है? टिकरी बॉर्डर पे दीवार किसने बनाई है? सड़क को किसने खोदा है? ये सब काम तो पुलिस ने किए हैं ना। तो भाई सरकार और पुलिस आपस में सुलझा ले, इसके अंदर हमारे को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? सर, ये बात भी आई कि आप लोग यहाँ पर आए थे रामलीला मैदान जाने के लिए, पर पुलिस ने आपको रोक दिया, इसलिए आप यहाँ पर बैठ गए। तो अगर क्या बैरिकेड हटा दिए जाएंगे तो क्या आप लोग रामलीला मैदान जाना चाहेंगे? क्योंकि सरकार का कहना है अगर आपको जाने दिया रामलीला मैदान जंतर मंतर तो आप लोग वहाँ पे घर बना लेंगे। सरकार तो इस देश में जनता को चाहती नहीं। किसान दिल्ली में आए वो चाहती नहीं, हम दिल्ली में आने आए थे। सरकार ने हमें ज़बरदस्ती रोका हुआ है। सरकार बैरिकेड हटा ले, हम फैसला कर लेंगे उसके बाद हमें कहाँ जाना है। भाई दिल्ली आने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा तो नहीं चाहिए ना। क्यों रोका हुआ है हमारे को दिल्ली आने से? हम दिल्ली आके अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, सरकार उसके लिए क्यों रोक रही है? सवाल कोर्ट को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन वो सवाल सरकार और पुलिस से पूछने चाहिए। हम उसमें कहाँ हैं? इस बहस से यह सवाल मजबूती प्राप्त कर रहा है कि जनता कहां प्रदर्शन करेगी। क्या उस शहर में प्रदर्शन नहीं होगा जहां कोई मैदान या कोई बड़ा पार्क नहीं होगा, और होगा तो सरकार नहीं देगी? इसका एक उत्तर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही मिलता है। 2017 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोगों का अधिकार है कि वे उन जगहों पर प्रदर्शन करें जहां से सत्ता के केंद्रों को सुनाई दे, प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो बस। जस्टिस सीकरी ने कहा कि खुली जगहों और सड़कों पर जमा होना हमारे राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा है। राज्य और प्रशासन का हर खुली जगह पर अधिकार हो चुका है। अगर राज्य और निगम किसी सड़क और पार्क को पूरी तरह से लोगों के जमा होने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होने लगेगा कि किसी बड़े शहर में प्रदर्शन करना असंभव हो जाएगा। इस फैसले में यह भी लिखा है कि प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए जगह देनी ही होगी। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के समय इस बात को लेकर भी आंदोलन हुआ था कि साबरमती के किनारे बने रिवर फ्रंट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में यह बात लिखित रूप में दर्ज है कि सड़क या फुटपाथ पर प्रदर्शन करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, बशर्ते इससे ट्रैफिक में बाधा ना आए। अगर परमिट नहीं है तो पुलिस अफसर किनारे जाकर प्रदर्शन करने के लिए कह सकता है। कानून में लिखा है कि जिन मामलों में परमिट की जरूरत है, पुलिस प्रक्रियाओं का बहाना बनाकर प्रदर्शन को नहीं रोक सकती।
भारत में प्रदर्शन शुरू नहीं होता कि बंद कराने की बातें होने लगती हैं। अब अमेरिका में भी प्रदर्शन करने के अधिकारों के खिलाफ कानून बनने लगे हैं। मिनेसोटा, फ्लोरिडा, न्यू कैंसस, मोंटेना, एलाबामा, आयोवा, ओक्लाहोमा जैसे राज्यों में कानून बने हैं जिनके जरिए प्रदर्शनों पर कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। पुलिस को अधिक शक्ति दी गई है और संपत्ति के नुकसान का हर्जाना वसूलने की बात है। इस तरह के कानून 21 राज्यों में पास होने के इंतजार में हैं। लोकतंत्र को देखकर लोकतंत्र नहीं सीख रहा, हर लोकतंत्र एक दूसरे से यही सीख रहा है कि कैसे लोकतंत्र को कुचला जाए। दुनिया भर में प्रदर्शन के अधिकारों को कुचलने के लिए तरह तरह के कानून बन रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। प्रदर्शन करने के खतरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप 114 रुपया लीटर पेट्रोल भराते समय राहत महसूस करें कि कोई बोल नहीं रहा है, हम क्यों बोलें। कौन बढ़ाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, एकता जिंदाबाद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण हो रहा था, तब दी एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2021 पास किया गया संसद में। इसके अनुसार जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल होगा या प्रोत्साहित करेगा उसे जेल होगी, जुर्माना देना होगा। यह कानून संसद से पास हुआ और किसी ने नोटिस नहीं लिया कि इसकी आड़ में आने वाले दिनों में कितने नियम बनेंगे और इसका विस्तार होगा। क्या सरकारी कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे? संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर कहा था। जिस कानून की बात कर रहा हूं वो कानून लोकतंत्र की मां, इंग्लिश में मदर, भारत की संसद में पास हुआ है। कई मजदूर संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती दी। यह कानून उस ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है जब सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन में भाग लेने पर पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद जब हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बने तो 75वें साल में इस कानून की जरूरत पड़ गई। सरकार का इस नीति का खिलाफ में हम लोग आंदोलन करने के लिए हड़ताल करने का नोटिस दिया। सरकार, हमारा तो डेमोक्रेटिक अधिकार है स्ट्राइक करने का, प्रोटेस्ट करने का, हमारा देश का संविधान में हमको अधिकार दिया। उस अधिकार को भी बंद करके एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट का नाम पर एक जंगल कानून, एक ड्रैकोनियन कानून पार्लियामेंट में पास किया। अभी हमारा लड़ाई इस दोनों मुद्दा का खिलाफ में है। हम ट्रेड यूनियन का भी लड़ाई कर रहा है। हम इस दोनों मुद्दा का खिलाफ में कोर्ट में भी जा चुका है। आज की स्थिति में हम अपने श्रमिकों की आवाज उठाने के लिए हड़ताल पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमको सीधे जेल भेजा जा सकता, हमको सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में आज ट्रेड यूनियन कैसे की जा सकती है, एक ये बहुत गंभीर मसला हमारे सामने है। इसके निदान के लिए हम सब लगातार आंदोलन किए, रक्षा मंत्री से बात किए, रक्षा उत्पादन सचिव से बात किए और अंत में मजबूर होकर के हमको दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा। अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौर के कानूनों की वापसी हो रही है और ब्रिटेन उपनिवेश के लिए बनाए गए कानूनों को अपने ही नागरिकों पर लागू कर रहा है। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद से कई तरह के आंदोलन हुए। आंदोलनों का स्वरूप तो वही है, लेकिन उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन की सरकार एक कानून लेकर आई है, द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल, PCSC बिल। इस साल मार्च में जब यह बिल संसद में लाया गया तो ब्रिटेन में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बलात्कार की सजा 5 साल, लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसी मूर्ति या स्मारक को नुकसान पहुंचाने की सजा 10 साल। इस बिल में प्रदर्शन को लेकर पुलिस को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। पुलिस तय करेगी कि प्रदर्शन कब शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। पुलिस यह भी तय करेगी कि कितने जोर से नारे लगेंगे और आवाज का स्तर क्या होगा। सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसी भी प्रदर्शन में अलग अलग तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन अब यह अपराध हो गया है। यानी अब आप प्रदर्शन के दौरान पानी की टंकी पर नहीं चढ़ सकते। यह बिल कानून बन गया है। अगर आपको लगता है कि यह तो ब्रिटेन में हो रहा है, भारत में नहीं, तो इन किसानों को फिर से सुनिए। हरियाणा के अंदर ही एक ऐसा कानून आंदोलन के बीच में आता है, संपत्ति सती विधेयक 2021, जिसके तहत प्रदर्शन ना कर सकें, आंदोलन ना कर सकें, धरने ना कर सकें। इनडायरेक्ट रूप से ये उसके अंदर इतना वो खतरनाक और काला कानून है संपत्ति अटैच करने का। यानी कि जो नेतृत्व करेंगे आंदोलन का, जो धरने प्रदर्शन करेंगे, उनकी संपत्ति अटैच होगी। इसी प्रकार से हरियाणा में 2016 में बीजेपी ने एक कानून कर्मचारियों के लिए बनाया सर्विस रूल।
और उसमें आप देखेंगे उसको प्रभावी करने के लिए और लागू करने के लिए, इस आंदोलन में लोगों को रोकने के लिए उन्होंने एक मुख्य सचिव ने एक लेटर बाकायदा जारी कर दिया कि कोई कर्मचारी तो आंदोलन में जाए ही ना, जबकि संविधान हमें अधिकार देता है गलत नीतियों के विरोध में कर्मचारियों को भी देता है। आपके कोई परिवार का सदस्य भी, कोई घर का सदस्य भी आंदोलन में ना जाए, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की होगी। वो उनको समझाएं अपने घर के सदस्यों को, और ना समझें तो उसकी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को दें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये तमाम तरह हम देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में। बिहार के अंदर बगैर किसी जांच के किसी को भी किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अभी बिहार में कानून बना। संपत्ति के नुकसान के नाम पर भारत के राज्यों में भी कई तरह के कानून बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनों को कुचलने और भय पैदा करने में किया जा रहा है। नागरिकता कानून के विरोध के समय यूपी सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट के सुझावों और 2011 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए सैकड़ों लोगों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है। इसी साल मार्च महीने में यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल पास हुआ। इस कानून के तहत सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल होगी। दिसंबर 2019 के दौरान की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उस समय करीब 400 लोगों को नोटिस भेजा गया था। 60 लाख से ज्यादा की रिकवरी के नोटिस भेजे गए। यहां तक कि हिंसा के आरोप लगाकर लोगों के फोटो की लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई। यह कुछ नहीं, किसी प्रदर्शन में शामिल लोगों को अपराधी की तरफ पेश करने जैसा है, डराने जैसा है। लेकिन भारत लोकतंत्र की मां है, इंग्लिश में मदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। को बर्खास्त करो। इसी महीने जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर किसानों ने रेलगाड़ियां रोकी, तो न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट किया कि लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने अपने विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि जो भी धारा 140 का उल्लंघन करे, रेल रोको में शामिल हो, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया जाए। इंटरनेट सर्च कीजिए, यूपी में एनएसए का इस्तेमाल किसी को भी फंसाने में कर लिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों में एनएसए को रद्द किया है। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पुलिस और सरकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के मामले में इससे कहीं बेहतर रिकॉर्ड जनता का है। फरवरी 2014 में बीजेपी ने बिहार में रेल रोको आंदोलन किया था। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने का कानून पहले भी था, लेकिन जिस तरह से इस कानून को सख्त किया गया और लागू किया जा रहा है, इसका मकसद प्रदर्शनों में लोगों के भरोसे को कमजोर करना है। याद रखिए, किसी प्रदर्शन के भीतर हिंसा सरकार भी पैदा कर सकती है और करती भी है। किसान आंदोलन के संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करना अगर मौलिक अधिकार है तो इसे सुनिश्चित कौन कराएगा। हरियाणा में भी इसी तर्ज पर विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी कानून बन गया। संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार आप हैं या नहीं, इसके लिए ट्रिब्यूनल का भी एक प्रावधान है। जो भी हो, यहां से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देता। हरियाणा के एसडीएम आयुष सिन्हा के इस वीडियो को आप भूल गए होंगे। इसमें तत्कालीन एसडीएम कह रहे हैं कि सीधी तरह से स्पष्ट कर देता हूं, सर फोड़ देना। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं, लिखित में बता रहा हूं, कोई डाउट मारोगे, कोई जाएगा इसे ब्रीच करके सीधे उठा के मारना बस। संपत्ति के नुकसान की आड़ में सरकार की भाषा बदलने लगी है। कार्रवाई होने से पहले मुख्यमंत्री ने इस अफसर का बचाव किया था। बाद में मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया जिसमें वे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लठ चलानी है। इस बयान के लिए उन्होंने अब माफी मांग ली है। कैथल में एसडीएम ने किसानों से कह दिया कि आप निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो पांव में गोली मार देंगे। किसानों ने कहा सीने पर मार दीजिए। हरियाणा सरकार ने एक पुराने फैसले को 54 साल बाद पलटकर सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों से जुड़ने की इजाजत दी है। लेकिन इसी सरकार ने एक और आदेश पारित किया है कि सरकारी कर्मचारी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। आरएसएस में जा सकते हैं मगर आंदोलन में नहीं। और इस आदेश में यह भी लिखा है कि यह सभी सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकार के विरुद्ध होने वाले किसी आंदोलन में शामिल होने या किसी भी तरह की सहायता करने से रोकेंगे। ऐसा आंदोलन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के नियमों को चुनौती देता हो।
अगर सरकारी कर्मचारी इन्हें नहीं रोक पाता है तो उसकी सूचना सरकार को देगा। बाप बेटा एक ही पार्टी में और एक ही घर में रहते हुए अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं। आईएएस अफसर कब अफसर है कब नेता है फर्क करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नियम बनता है कि वे अपने बेटे बेटियों के आंदोलन में जाने पर उनकी जानकारी सरकार को देंगे। क्या यह बताने की जरूरत है कि यह निर्देश कितना अपमानजनक है? क्या प्रदर्शन के मौलिक अधिकार का यह मजाक नहीं है? हरियाणा सरकार नियम 2016 के तहत अब इन्होंने लेटर जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय दलगत राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता। कर्मचारी तो पहले भी नहीं ले सकता था, लेकिन कर्मचारी के घर का कोई भी सदस्य जिसके अपने मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी दलगत राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा। ये बिल्कुल गलत है। हमारा तो मानना ये है कि कर्मचारी जो हर चीज़ को समझता है उसको भी दलगत राजनीति में हिस्सा लेने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति देश का भविष्य तय करती है। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो आजकल जिस तरह से मतलब क्रिमिनल लोग राजनीति में आ सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं आ सकते, तो हमारी मांग है ये कि पढ़े लिखे लोगों को यानी कर्मचारियों को भी दलगत राजनीति में हिस्सा लेने की छूट दी जानी चाहिए। वरना हम टीचर होने के नाते बच्चे कल हमारे से ही पूछेंगे कि लोकतंत्र का मायना क्या है। लोकतंत्र में जब आप घर के परिवार का सदस्य तक राजनीति में भाग नहीं ले सकता और कट्टरवादी संगठनों में भाग ले सकता है तो हमारा लोकतंत्र है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में बिहार से जुड़े एक मामले में अपने ही एक पुराने फैसले में कहा है कि नियम तो सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रदर्शन में भाग लेने से रोकते हैं, लेकिन अदालत मानती है कि इससे सरकारी सेवक का मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। ऐसे नियम आर्टिकल 19(1)(b) के उल्लंघन ही माने जाएंगे। अब उसी बिहार सरकार ने इस साल फरवरी में कि जो लोग हिंसक प्रदर्शनों में शामिल पाए जाएंगे उन्हें सरकार स्थायी या अस्थायी नौकरी नहीं देगी। जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। अंतिम सत्य सरकार के पास है। वह किसी प्रदर्शन को हिंसक भी बोल सकती है और हिंसा भी करा सकती है। उस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। एक तरफ प्रदर्शन को मौलिक अधिकार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ निर्देश नियम और कानूनों के सहारे इस अधिकार को असंभव बना दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनों में जाना किसी भी परिस्थिति में अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के नियमों से खौफ पैदा किया जा रहा है ताकि नागरिक अपने मानवाधिकारों को लेकर प्रदर्शन करने से डर जाए। इसे चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रदर्शन करना है? आप तो आज्ञाकारी होकर 114 रुपया लीटर पेट्रोल भरा ही रहे हैं, भराते भी रहिए। ब्रेक ले लीजिए। पश्चिम यूपी के बाद अब दिल्ली में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। रविश रंजन की यह रिपोर्ट। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड डेंगू के मरीजों से भरा है। हर तरफ बेचैन लोग और बेड बढ़ाने का दबाव। क्यों लगवाने पड़ेंगे? 59 साल की सरकारी डॉक्टर विमला जैन को डेंगू है। कमजोरी इतनी कि खड़ी तक नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल वार्ड में इनके लिए बेड नहीं है। इमरजेंसी में तो इमरजेंसी इलाज के बाद बेड हम लोग की व्यवस्था कर रहे हैं, बना रहे हैं व्यवस्था। ये मैम खुद भी बीमार हैं। ये तो डेंगू है, इनको कमजोरी खड़ी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर खुद डॉक्टर। अच्छा, और आप देखिए मैम खुद ही डॉक्टर हैं, डेंगू हो गया है, खड़ी नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा कमजोरी है। और बेड की भी व्यवस्था एक्स्ट्रा जो है वो करवा रहे हैं ताकि इनका इलाज बेहतर तरीके से हो। तो ऐसे तमाम सारे जो हॉस्पिटल हैं उसमें इस वक्त डेंगू और बुखार के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। आप देखिए मेरे जस्ट पीछे जो है वो एक अस्थायी बेड का यहाँ पर एक व्यवस्था बन गई है और यहाँ पर भी एक महिला भर्ती है।
बीते 3 दिनों के भीतर 25 से ज्यादा डेंगू के मरीज यहां आ चुके हैं। समस्या तो डेंगू बुखार आ गया, फीवर है, 4-5 दिन से बुखार चल रहा है। और ये मैम क्या फील होता है, मतलब किस चीज़ की दिक्कत? नौजिया, वोमिटिंग, पेट में भारीपन रहना, बुखार रहना, आजकल तो लूज मोशन और लगे हुए हैं। और कब से? ये 3-4 दिन तो हो गए हैं और इतनी वीकनेस आ गई है। घंटे भर के इंतजार के बाद आखिरकार विमला जैन को बेड मिला। जब प्राइवेट अस्पताल के ये हालात हैं तो सरकारी अस्पतालों की तस्वीर तो और परेशान करने वाली है। सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का दबाव बढ़ गया है, लिहाजा मरीजों का इलाज कहीं स्ट्रेचर पर तो कहीं इस तरह से खिड़की के सहारे ड्रिप लटका कर किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली के ही नहीं उत्तर प्रदेश के जिलों के मरीज भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहा है। इट सीम्स लाइक इट्स मोर वर्स देन द कोविड, क्योंकि बिस्तर नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मतलब बेड नहीं अवेलेबल है। पेशेंट तो बिल्कुल कॉरिडोर में बैठे हुए हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि अचानक डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ गई। 2020 में डेंगू के मामले महज 395 थे, वहीं इस साल बढ़कर अब तक 723 तक जा पहुंचे हैं। इस साल सितंबर में जहां डेंगू के मरीजों की संख्या 217 थी, वहीं 16 अक्टूबर तक ही डेंगू के 382 मामले आ चुके हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि बुखार के साथ उल्टी, शरीर में चकत्ते, कमजोरी और ब्लड प्रेशर लो होता है तो तुरंत डेंगू का टेस्ट कराकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, डेंगू के हालात ख़राब हैं। सबसे पहले तो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बुखार के और डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं। मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर 70% मरीज़ के एडमिशन इस वक्त अस्पतालों में बुखार या डेंगू के कारण है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि किस किस का प्रिकॉशन करना। प्रिकॉशन तो बड़ा सीधा है कि आपको पानी नहीं इकट्ठे होने देना है। मच्छर का प्रजनन बढ़ना रुकना है। जहाँ जितना भी साफ पानी खासतौर से इकट्ठा होगा उसमें मच्छर अपना प्रजनन करता है। और मच्छर जो कौन है, एडीज इजिप्टाई, और ये क्या करता है, सुबह से लेकर शाम, खासतौर से सुबह और शाम में ज़्यादा काटता है। ये भी ध्यान रखना है अपने को। पहले कोरोना, अब डेंगू के बढ़ते मामले हमारे अस्पतालों और डॉक्टरों का दोबारा इम्तिहान ले रहे हैं। नई दिल्ली से सोनाक्षी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।